नमस्कार, मैं हूं सुभाष चंद और आप देख रहे हैं आप अभी तक। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अति पिछड़े वर्ग के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, सामाजिक संस्था जननायक कर्पूरी ठाकुर संस्थान के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुभाष जी आपका। त्रिलोक सिंह जी, किन किन मुद्दों को लेकर के आपकी कांग्रेस प्रत्याशी डोली शर्मा चुनाव मैदान में है और किन किन मुद्दों को लेकर के वह चुनाव लड़ रहे हैं? सुभाष जी, आज जो चुनाव होने जा रहा है 2024 का लोकसभा का, ये अब केवल बहुत डिफरेंट चुनाव है। ये चुनाव नोटबंदी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मंदिर मस्जिद का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सामाजिक न्याय का चुनाव है। ये चुनाव अब की बार जो हमारे देश का लोकतंत्र है, जो हमारे देश का संविधान है, उसे बचाने का चुनाव है। अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है बेरोजगारी का चुनाव है। अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही उसका चुनाव है। ये चुनाव अब की बार महंगाई का चुनाव है। अब की बार सबसे बड़ा डर जो दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, ये चुनाव जो संविधान को जो भारतीय जनता पार्टी खत्म करने जा रही है या खत्म करने की कोशिश कर रही है। जो लोग इनके ये कहते हैं कि 400 पार अगर हमारी वोटें आ गए, हमारी सीटें आ गई तो हम संविधान को बदल देंगे। अब की बार उस डर का भी चुनाव है। अब जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है और अल्पसंख्यक है, जो 85% जनता, जो 85% आबादी इस देश में उन लोगों की है, आज उनके अधिकारों को बचाने का चुनाव है, भारतीय संविधान को बचाने का चुनाव है। आप लोग कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये भाजपा जो है संविधान को बदल देगी, यदि इनकी 400 सीटें पार आ जाती हैं तो एक संविधान बदल देंगे। ये हम नहीं कह रहे, ये पीएम मोदी ने कहा है ना कि संविधान बदल देंगे, और कांग्रेसी कह रहे हैं कि अगर इनकी सीटें 400 आ गई और ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, आप लोग कैसे रोकेंगे कि यदि जो है संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया इसको लेकर? मेरा कहना यह है सुभाष जी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान इस देश को दिया है, भाजपा सरकार तो क्या कोई भी सरकार हो, इस देश के अंदर कोई संविधान नहीं बदल सकता। अगर संविधान बदलने का किसी ने प्रयास किया भी ना, आप ये देखो 85% वो लोग जिनके अधिकार जो बाबा साहब ने दिए हैं इस देश में। बाबा साहब किसी एक जाति के नेता नहीं थे। बाबा साहब पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, यहाँ तक कि जो स्वर्ण जाति की जो महिलाएं हैं उन्हें को भी आरक्षण देने का काम बाबा साहब ने दिया था। तो मेरा कहना यह है कि संविधान को बदलने का प्रयास बेशक करेंगे और संविधान को बदल नहीं सकते। त्रिलोक सिंह जी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत की सर्वोच्च उपाधि यानी भारत रत्न जैसी उपाधि से सम्मानित किया, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो, कर्पूरी ठाकुर जी इस देश के दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के वो एकमात्र नेता ऐसे थे जिन पर उनके राजनीतिक जीवन में कभी उंगली नहीं उठी। वो 2-2, 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे, शिक्षा मंत्री रहे बिहार के, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, परंतु उनके राजनीतिक जीवन पर, उनके चरित्र पर कभी राजनीतिक जो हम देख रहे हैं कि इस देश के मुख्यमंत्री, इस देश के मतलब बड़े बड़े नेता जो है जेल में जा रहे हैं, चाहे वो किसी पार्टी के भी हों, परंतु कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर कभी उनके चरित्र पर उंगली नहीं उठी। जब वो इस दुनिया से गए भी ना सर, तो आप ये देख लो, उनके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई उनके पास नाम, कोई अपने बच्चों को कोई ऐसी चीज जो पुश्तैनी मकान भी देके जाता वो भी नहीं था, उनका बैंक में कोई अकाउंट नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि जिन कर्पूरी ठाकुर जी को आप जो है वो भारत रत्न दे रहे हैं, आपने अब जो चुनाव का समय है इसी समय क्यों दिया? अगर आप कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत दिल से उन्हें मानते, उनके अनुयायी होते या उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते, तो ये 9 साल आपकी सरकार रही है सर, तो आपने क्यों नहीं दिया? तो मेरा तो अपना मानना यह है कि ये जो चौधरी चरण सिंह जी को और जो कर्पूरी ठाकुर जी को राजनीति अगर आप सच्चे वास्तव में कर्पूरी ठाकुर जी को या चरण सिंह जी को आप सच्चे अगर आप उन्हें नेता मानते हैं और वो आप मानते हैं कि वो भारत रत्न के लायक तो वो है, क्योंकि उन्हें तो अब नहीं, उन्हें तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था भारत रत्न। परंतु इस चुनावी स्टंट में
सिर्फ उनकी वोट लेने के लिए, उस समुदाय की वोट लेने के लिए आपने ये भारत रत्न दिया, इसकी मैं निंदा करता हूं। अच्छा, हम अब आ जाते हैं गाजियाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी जो डॉली शर्मा। हमने जो जानकारी मिल रही है यहाँ, हम भी ग्राउंड रिपोर्टिंग जो की है उस और जानकारी मिल रही है कि डॉली शर्मा के वजह से या कांग्रेस में आपसी फूट की कलह क्या है, क्या कारण है कि आपस में? ऐसी कोई फूट नहीं है। ये कार्यालय खाली पड़े रहते हैं, कहीं नहीं, भीड़ नहीं देखने को नहीं, मिलती। गर्मी का समय है, कार्यकर्ता सब अपने अपने वार्डों में है, अपने अपने देहातों में है। जो कांग्रेस का ग्रास रूट जो कार्यकर्ता है वो अब डॉली शर्मा जी के लिए बड़ी मेहनत के साथ और खुद डॉली शर्मा बन करके वो चुनाव लड़ रहा है। अब कोई फूट नहीं है। अगर हर परिवार में जहाँ चार बर्तन होते हैं वो खटकते भी हैं। मेरा अपना मानना यह है, आज अगर आप इस चीज से अंदाज लगा रहे हो कि जी कांग्रेस कार्यालयों पे आदमी नहीं है, आदमी तो भाजपा के कार्यालयों पे भी नहीं है, आदमी तो जो और राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं उनके कार्यालयों पे भी नहीं है। आज कांग्रेस का वर्कर डॉली शर्मा के लिए खुद डॉली शर्मा बन करके आज चुनाव लड़ रहा है। यानी आप अपनी किससे टक्कर मान रहे हैं? हमारी टक्कर सीधी सीधी भाजपा से है। और अब की बार ये देखना आप, ये चुनाव बड़ा डिफरेंट चुनाव है, क्योंकि जो हमारे भाजपा से प्रत्याशी हैं उन्होंने इस शहर के लिए वो दो बार विधायक भी रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने इस शहर के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जो गाजियाबाद की जनता उन्हें वोट देगी। मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि गाजियाबाद की जनता सब देख रही है, क्योंकि कोरोना काल में भी देखा, सबको पता है कि शिक्षा के मामले में आपको भी पता है, परंतु मेरा अपना मानना यह है कि गाजियाबाद की जनता, क्योंकि जिस राम मंदिर के मुद्दे पर और आप जो है कभी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर जो वोट लेकर के आप विधायक बन जाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते थे, अब की बार बड़ा डिफरेंट चुनाव है। ये सामाजिक न्याय का चुनाव है, ये अब की बार जो संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव वोट है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, शायद आप लोगों की नज़र भी नहीं जाती होगी, आप लोगों की, क्योंकि आप पत्रकार मुद्दे आपकी नज़र नहीं जाती होगी, एक वोट बैंक जो जिसे आप साइलेंट वोट बैंक कहते हो, जिसे आप जब लिखते हो ना, आप टीवी पे दिखाते हो या आप अपने मीडिया में अखबारों में लिखते हो, एक साइलेंट वोट वो ऐसा है जो आप उसे गिनते ही नहीं हो। आप ये तो गिनते थे, ये ब्राह्मण इतना, यादव इतना, मुस्लिम इतना, पंजाबी इतना, आप जो 36 जातियां जिनका वोट बैंक 1% से लेकर 2-2, 3-3% तक है। कौन सी जातियां हैं वो जातियां सैन समाज है, नाई समाज है, आपका कुम्हार है, प्रजापति समाज है, आपका पाल समाज है, गडरिया समाज जिसे कहते हैं, आपका जो सैनी समाज है, आपका समाज में इनकी गिनती नहीं होती है। आप सिर्फ अन्य समाज बोलते हो ना। आज वो एकजुट होकर के, क्योंकि हमेशा उस वोट बैंक को छला गया है, जब देने का नाम आता है कुछ, चाहे वो पार्टी संगठन हो, चाहे वो टिकट का मामला हो, जबकि सबसे बड़ा वोट बैंक है, आज वो एकजुट होकर के, चाहे उसमें सैन समाज हो, प्रजापति समाज हो, सैनी समाज हो, पाल समाज हो, स्वर्णकार समाज हो, कंडेरा समाज हो, ऐसी सुभाषित 36 जातियां हैं। आप ये मान लो कि वो वोट बैंक एकजुट हो चुका है। आरएसएस की तरह, जिसे आप कहते हैं आरएसएस अंदर खाने काम करती है, ऐसे ही इन सामाजिक संगठनों के लोग समझ चुके हैं कि हमें छला जाता है, हमें देने के नाम पे हमें कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी वोट ले ली जाती है। और वो 36 से लेकर 45-50% वोट बैंक है। और वो वोट बैंक अब की बार राहुल गांधी जी की सामाजिक न्याय की बात करने के ऊपर, क्योंकि राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आई तो हम सामाजिक न्याय करेंगे, हमारी सत्ता आई तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जैसे बिहार के अंदर हुई है। और ये पीडीए का भी है। ये जो पीडीए है, जो हमारा गठबंधन है, वो अखिलेश यादव भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं, राहुल जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार बनी तो हम जो सामाजिक न्याय के ऊपर हम जातिगत जनगणना करवाएंगे, जिसकी जितनी जनसंख्या भारी होगी उसकी सत्ता में उतनी भागीदारी होगी। तो जो राहुल जी कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, अब जो 36 जो जातियां हैं ना, ये जिनका वोट बैंक 1% से लेकर 3-3% है, और ये गाजियाबाद के अंदर 55% वोट बैंक है सर, जो आज एकजुट होकर अंदर ही अंदर काम कर रहा है। और ये अब की बार डॉली शर्मा को मिलने जा रहा है और कांग्रेस के प्रत्याशी को जिता रहा है, सिर्फ राहुल गांधी जी की आवाज पर, अखिलेश यादव जी की आवाज पर, क्योंकि अखिलेश यादव जी भी कर्पूर ठाकुर जी की अनुयायी, और आज राहुल गांधी जी भी उन्हीं चिन्हों पर चल रहे हैं। उनकी भी वही बात है,
कि हमारी सत्ता आएगी, हम सामाजिक न्याय करेंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे और इन जातियों को न्याय मिलेगा आगे चलकर। तो आज आपने हमारे साथ मौजूद त्रिलोक सिंह जी को सुना। बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आप अभी तक। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।